My name is Maya Kumari. I am teaching in Medhavi Coaching Institute, that is in Ranchi, and here I am taking PCB classes, Physics, Chemistry and Biology class. Medhavi Institute एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे क्वालिटेटिव नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है। हमारा शुरू से यही प्रयास है कि बैक बेंचर्स को फ्रंट रनर बनाया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये पता भी नहीं चल पाता है कि उनके साथ क्या परेशानी है। नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो कोचिंग क्लासेस करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आता है। पेरेंट्स आके बोलते हैं मैडम बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोल रही हूं कि अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट है और आपका एक्सपेरिमेंट राइटिंग पार्ट नेग्लिजिबल है, तो डेफिनेटली ये आपके नॉलेज पे असर करेगा। नॉलेज होने के लिए ये जरूरी है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझें और फिर उसे आप एक्सप्रेस करें, जो कि आपके राइटिंग पार्ट में होना चाहिए। यह वीडियो हिंदी माध्यम के बच्चों के ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। बहुत दिन से मैं इसके लिए प्रयासरत थी कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों को ऐसा नहीं है कि वो विद्यार्थी कमजोर होते हैं, मगर उनके साथ थोड़ा जिम्मेवारियां ज्यादा होती हैं। और अभी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का इन्वायरमेंट, बच्चे एक स्कूल से शिफ्ट होके एक कोचिंग में जा रहे हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, जहां पर उन्हें सारा चीज बोर्ड पे समझाया जा रहा है, मगर उनसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपने क्या बनाया, आपने क्या सॉल्व किया, न्यूमेरिकल्स बनाया कि नहीं बनाया। दैट इज द राइटिंग पार्ट। If the writing part is poor, then definitely there is a gap between understanding and explaining the part. तो मैंने सबसे डिफिकल्ट टॉपिक केमिस्ट्री का चुना है, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 ब्रांच हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का सबसे अच्छा ब्रांच कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे खुद से भी कुछ कोशिश करके नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों के लिए आता है फॉर स्टैंडर्ड 11 और 12। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिला, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, तो आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाए। न्यूमेरिकल्स आप फिजिकल केमिस्ट्री में फेस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके नियम, इसके नोमेनक्लेचर, इसका नेमिंग अलग है, जिसका किसी भी तरह से फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेशनशिप नहीं है। तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रही हूं और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट हम लोग को ये जानना है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट दोनों हैं।
के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जो लिविंग से ऑब्टेन होते हैं। दैट मींस कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल। दिस वाज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन बाद में इस कॉन्सेप्ट को 3 साइंटिस्ट ने चेंज किया। फर्स्ट ओलर, सेकेंड बर्थलॉर्ड और थर्ड कोल्बे। वाइटल फोर्स थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी ओल्ड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप प्लांट्स और एनिमल से ले सकते हैं। लेकिन होलर जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरिया को लैब में सिंथेसाइज किया। उसके बाद कोल्बे ने इथानोइक एसिड और एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया और बर्थलॉर्ड प्रिपेयर्ड मीथेन इन द लैब। इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, इट वाज रिजेक्टेड और एक नया कॉन्सेप्ट आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें आप नॉन लिविंग थिंग्स के जरिए भी, लैब के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली यू कैन ऑब्टेन। सो हम लोग एक नया डेफिनेशन लेके चलेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। मेरा पिछला वीडियो ये बताता है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो कि बेस है केमिस्ट्री का। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कंपाउंड्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, तो आपको समझने में परेशानी होगी। एक बात मैं कहना चाहूंगी बाबू, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनो कि केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें आपको फॉर्मूला पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है और आपका पढ़ाई तभी स्टार्ट होगा जब आपका फॉर्मूला मजबूत है, आपको इक्वेशन पे कमांड है। जैसे मैंने कहा कोल्बे, जैसे मैंने कहा ओलर सिंथेसाइज यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या है? मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में आप लोग को सॉल्व करना है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल्स निकालना। उस केस में कंपाउंड दिया रहेगा, जैसे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड। वहां पे जब तक से आपको फॉर्मूला पे कमांड नहीं रहेगा, आप उस चीज को अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि पहले आप अपना इक्वेशन पार्ट, फॉर्मूला पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके लिए आपको सिंबल्स, रेडिकल्स पे थोड़ा मेहनत करना है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में दिया है, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एटम्स को कैसे अरेंज करते हैं, रेडिकल्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। उसके आधार पे आप उस फॉर्मूला को बनाइए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली यू विल प्रोग्रेस। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है, इसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। यहां थोड़ा ये विचित्र लगता है कि पीरियोडिक टेबल, माइंड इट, पीरियोडिक टेबल को हम लोग स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है और पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। कार्बन भी उसका एक पार्ट है। कार्बन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एंड द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो यहां ये सोचने वाली बात है कि जब हम
पीरियोडिक टेबल को और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है कार्बन को लेके एक नए ब्रांच बनाने के लिए, एक ब्रांच जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्यों कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन पे नाम आ गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है और उसी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है, यूनिक हो जाता है। क्या है वो प्रॉपर्टी? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, जैसे ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, ग्रुप 13 है, यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 13 में आपका आ जाएगा बोरोन, अल्युमिनियम। ग्रुप 14, तो आप देखेंगे कि हम पहले ही वाले वीडियो में बता दिए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इन लिथियम का अगर देखा जाए तो इसका वैलेंसी +1 है, बेरिलियम का वैलेंसी +2 है, बोरोन का वैलेंसी +3 है, कार्बन का वैलेंसी ±4। उसके बाद ग्रुप 15 नाइट्रोजन -3, ग्रुप 16 ऑक्सीजन -2, ग्रुप 17 हाइड्रोजन ग्रुप -1, फ्लोरो, ग्रुप 18 that is inert gas, noble gas, here is neon and argon, इनका वैलेंसी 0। तो आप देखें कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप 1 से ग्रुप 13 तक जाते हैं, वैलेंसी बढ़ रहा है, +1 +2 +3, और वैलेंसी बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी है, मतलब लिथियम कितना बॉन्ड बना सकता है? तो लिथियम सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बना सकता है, बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है, मगर कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। इट इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन में बॉन्ड फिर गिरेगा, वैलेंसी इज -3 -2 सो ऑन। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं कार्बन पे मैक्सिमम वैलेंसी हम देख रहे हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको मैक्सिमम वैलेंसी शो कर रहा है, जिसके कारण बॉन्ड मेकिंग कैपेसिटी कार्बन का बढ़ जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन का है वो है टेट्रावैलेंसी। क्या होता है टेट्रावैलेंसी? यू कैन से वैलेंसी क्या है, मैंने पहले ही बताया है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और टू फुलफिल ऑक्टेट और डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। Tetravalency, you can say, it is a unique property of carbon in which it can make maximum 4 bond. So the property by virtue of which carbon can make maximum 4 bond, that is called tetravalency. आप 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है। इस कंपाउंड को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों मीथेन कहा जाता है, यह कंपाउंड मीथेन है। आप 2 कार्बन लेके चले, अब ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 3 और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं होगा। यहां पर भी 3 बॉन्ड, आप यहां हाइड्रोजन भर सकते हैं, तो इसको बार बार दिखाने का जरूरत नहीं है, ये नोन है कि इस बॉन्ड के बाद यहां हाइड्रोजन ही होगा। यहां इस कंडीशन में बिगिनिंग में इसे हम इथेन कहेंगे, अभी हम समझाएंगे कि इसे इथेन क्यों कहा जाता है। तो कुछ ब्रांच कंपाउंड्स भी हम लोग देख लें, ये ब्रांचिंग क्यों होता है आगे हम समझाएंगे। अब मान लीजिए ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मगर यहां आपको समझना है कि इस कार्बन में कितना बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन में कितना बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन में कितना बॉन्ड बनेगा। हम लोग कार्बन को कैटेगराइज करते हैं। अगर किसी भी कार्बन में कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहते हैं।
इसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन। अगर किसी कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, जैसे आप यहां देख लीजिए, इस कार्बन के बीच में दो कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो इसे हम 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। आगे इसका बहुत यूज है, सेकेंडरी कार्बन। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन है, 1 2 3, दिस इज सेकेंडरी, इसे हम 3 डिग्री दैट इज टर्शियरी कार्बन कहेंगे। टर्शियरी कार्बन कहेंगे। और अगर किसी कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो, मतलब वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्वार्टरनरी कार्बन कहेंगे, 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। और हाइड्रोजन को भरते समय हमें यह ध्यान देना है कि ये प्राइमरी कार्बन है, कि सेकेंडरी कार्बन है, कि टर्शियरी कार्बन है या क्वार्टरनरी कार्बन है। अगर आपके पास प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो 3 हाइड्रोजन को हम लोग फिल करेंगे। अगर आपके पास 2 डिग्री कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन बनेंगे, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो प्राइमरी में 1 कार्बन 1 बॉन्ड पहले से है, तो 3 बॉन्ड का रिक्वायरमेंट होगा। ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, तो इसमें सिर्फ 1 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 1 डिग्री कार्बन है। जितने भी कार्बन फ्री हैं ये सारे 1 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। फ्री कार्बन ऑलवेज बी 1 डिग्री और इट विल टेक 4 हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड इनमें 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हम लोग इसमें भरेंगे, सॉरी 3 हाइड्रोजन। जितने भी फ्री कार्बन है उनमें हम 3 हाइड्रोजन को भरेंगे। क्वार्टरनरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं भर सकेंगे। ये क्वार्टरनरी कार्बन है 4 डिग्री, एक भी हाइड्रोजन नहीं, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के लिए 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग कार्बन को बॉन्ड बनाएंगे। ये दिस इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी, जिसमें कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन को कार्बन के साथ फिल करते हैं, दैट इज टेट्रा वैलेंसी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कार्बन का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटेनेशन। अगर आप किसी भी एलिमेंट्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो H2, 2 हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड बन सकता है। अगर आप नाइट्रोजन तो N2, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जहां 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये यूनिक प्रॉपर्टी किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ नहीं हो सकता है। Catenation is a property, it is a self-linking property of a carbon, it is a self-linking of one atom of an element. You can say the property of a carbon in which it can join with another carbon either by single bond, double bond or triple bond. कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ हम 3 हाइड्रोजन भरेंगे, अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन भरेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन भरेंगे। इतना ही नहीं, कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है थ्रू डबल, ट्रिपल और सिंगल। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, और इस प्रॉपर्टी के कारण मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं कि उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए
लेकर एक नया ब्रांच बना, एक नई केमिस्ट्री का निर्माण हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन के दो यूनिक प्रॉपर्टी है और इसी दो यूनिक प्रॉपर्टी के कारण कार्बन स्पेशल हो जाता है। पहला प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी और दूसरा प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कैटेनेशन। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। हायर क्लासेस में स्टैंडर्ड 11-12 के लिए उसमें हम लोग साइक्लिंग को और इलैबोरेट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को फोकस करना है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वर्ड हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में भी यूज किए थे, जिसका मतलब होता है नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। यहाँ कुछ अलग मतलब है, दोनों देखेंगे। और दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स वेयर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम। यानी अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड कहलाता है, और अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे या दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस तरह से हम लोग टेट्रावैलेंसी को भर लेंगे। यहाँ हम नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बता दिए हैं कि अगर डबल बॉन्ड रहे और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो कैसे उसका चार बॉन्ड को हम लोग पूरा करते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में पहला पॉइंट जो कि ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स के हुई हम लोग क्या कहते हैं, इसी कैटेगरी में आता है अल्केन। अल्केन। अनसैचुरेटेड कैटेगरी में दो तरह के कंडीशंस आते हैं। पहला है अल्कीन और दूसरा है अल्काइन। अब यहां क्वेश्चन है कि व्हाट इज अल्क? अल्क है क्या? क्योंकि एन इन आई ये एक अलग वर्ड से, और व्हाट इज अल्क? तो ये अल्काइल ग्रुप हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन को डोनेट करते हैं, कार्बन्स को शो करते हैं, कार्बन्स का नेमिंग करते हैं। उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड टेबल की जरूरत है, जो मैं भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी और आई विल एक्सप्लेन उसको कैसे देखना है। एक ऑर्गेनाइज्ड टेबल बनाने की जरूरत है। इस ऑर्गेनाइज्ड टेबल से आप लोग समझ जाएंगे कि अल्क क्या होता है, एन क्या होता है, इन क्या होता है और आइन क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, सेकेंड अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो है CnH2n+2। यहां हम ये बताएंगे कि बेटर है कि आप अल्कीन का ही फॉर्मूला याद रखें, CnH2n, और इसमें अगर आप +2 ऐड करेंगे तो अल्केन मिल जाएगा, और इसमें अगर आप -2 करेंगे तो अल्काइन मिल जाएगा। तो फॉर्मूला याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों का फॉर्मूला याद करें, सिर्फ आप डबल बॉन्ड दैट इज अल्कीन का फॉर्मूला याद रखें। जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो इसको हम
लोग बोलते हैं मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है ये कहलाता है इथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नेमिंग आपको याद रखना होगा, उसके बाद ही हम पहचान पाएंगे कि वो किस कैटेगरी में आएगा, वो अल्केन है कि अल्कीन है या अल्काइन है। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 मिथ, इथ, प्रोप। नंबर ऑफ 3 प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूट। ये है बट, अगर हम प्रोनाउंस क्या करेंगे ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 5 पेंट। नंबर ऑफ कार्बन 6 हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन 7 हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन 8 ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन 9 नॉन। और नंबर ऑफ कार्बन अगर 10 है तो इसको हम लोग डेक बोलते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसमें आप फॉर्मूला बैठाओ तो ये हो जाएगा CH4। इस कंपाउंड को हम लोग मिथ, नंबर ऑफ कार्बन मिथ, और इसमें ये एन सफिक्स वर्ड जो हम लोग ऐड कर देंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स दो अलग इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम यूज करते हैं। प्रीफिक्स किसी भी कंपाउंड से पहले और सफिक्स किसी भी कंपाउंड के बाद में। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में जो सफिक्स है वो है एन, ईन, आइन। तो मिथ में अगर हम सफिक्स एन लगा दें इसका नाम हो जाएगा मीथेन। डबल बॉन्ड कंपाउंड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसीलिए इस कंडीशन में एक कार्बन के लिए डबल बॉन्ड कंपाउंड नहीं बनेगा, एक कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड भी नहीं बनेगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है 2 कार्बन है। सेकंड कैटेगरी, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन 2 बैठाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6 और C2H6 को हम लोग इथ बोलते हैं और इथ में एन लगेगा इथेन। 2 कार्बन और हाइड्रोजन डबल तो C2H4, 2 कार्बन हाइड्रोजन डबल से 2 कम C2H2। ये कंपाउंड कहलाएगा इथीन, या इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं इथिलीन। इथिलीन एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथिलीन प्लांट हार्मोन भी है जिसका यूज जब हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। और ये है इथाइन, इथ में आइन इथाइन, या इसका एक कॉमन नेम है जो कि बहुत पॉपुलर है, दैट इज एसेटिलीन। इट इज कॉल्ड एसेटिलीन। इसी तरीके से हम बाकी को भर लेंगे। यहाँ आप भर सकते हैं C3H6 डबल C3H8, यहाँ डबल से 2 कम C3H4। ये हो जाएगा प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपीन और ये हो जाएगा प्रोपाइन। 4 रहेगा तो C4H10, C4H8, C4H6। दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटीन और दिस इज ब्यूटाइन। दिस इज C5H12 पेंटेन, C5H12 10 पेंटीन और C5H8 पेंटाइन। C6H12 तो C6H14 और यहाँ C6H10। ये हो जाएगा हेक्सेन, ये हो जाएगा हेक्सीन और ये हो जाएगा हेक्साइन। यहाँ पर C7H14 2 ऐड हो गया तो H16, 2 माइनस हो गया तो C7H12। ये हो जाएगा हेप्टेन, इसे पढ़ेंगे हेप्टीन और ये कहलाएगा हेप्टाइन। इसी तरीके से 8 कार्बन में C8 816, यहाँ 2 हो गया 818 और यहाँ 2 कम तो 14। ये हो जाएगा ऑक्टाइन, ये हो जाएगा ऑक्टीन, ये हो जाएगा ऑक्टेन। लाइक दिस नोनाइन, C9,
20, C9H18, C9H16, उसी तरह डिकेन C10H22, C10H20 और C10H18। सॉल्यूशन चैप्टर में बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पे बेस्ड क्वेश्चंस यूज हुए हैं। हेक्सेन का यूज हुआ है, हेप्टेन का यूज हुआ है, बेंजीन का यूज हुआ है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स को नहीं फेस कर पाओगे, उसको सही से आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, प्लीज हैव अ गुड कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ फॉर्मूलाज एंड इक्वेशन। एक बार ये आपके हाथ में आ गया तो 20% केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नेमिंग करेंगे। हम लोग आगे इसको हम लोग देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, मगर उससे पहले कुछ हम लोग को कॉन्सेप्ट्स को जानना है। अब जैसे एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं अल्काइन, ये क्या होता है? अल्काइन। अगर आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा लें तो वो ग्रुप कहलाता है अल्काइन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन से आप एक हाइड्रोजन हटा लें तो ये हो जाएगा मिथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन आप हटा लिए तो ये हो जाएगा इथाइल। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, नोमेनक्लेचर करने के समय इनका जरूरत हम लोग को पड़ेगा, क्योंकि जो भी अल्काइल ग्रुप रहेंगे ये हमेशा ब्रांच के रूप में देखे जाएंगे। ब्रांच क्या होता है, मेन ग्रुप क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, मगर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि अल्केन से ही हम अल्काइल बना सकते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। इसके बाद हम लोग को नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करेंगे, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पढ़ाएंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है वो दो पार्ट पे है। पहला, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, nomenclature of organic compounds having carbon and hydrogen। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो और उनका नोमेनक्लेचर करना हो वो एक अलग पार्ट है। स्टैंडर्ड 10 तक हम लोग इसी पे फोकस करते हैं, ज्यादातर इसी पे फोकस करते हैं। और दूसरा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड with functional group। जिस तरह से हम लोगों ने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि रेडिकल्स का लिस्ट आपको तैयार करना होगा, उसे याद करना होगा, उसी तरह फंक्शनल ग्रुप का भी लिस्ट हम लोग को तैयार करना होगा, फंक्शनल ग्रुप को भी जानना होगा। तो पहले हम लोग को समझना है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। So you can say that functional group is an atom or group of atom which can specify the structure of a given compound. If different compounds have same functional group, they are same compound, they are common compound. But if different compounds have different functional group, they are different compound. तो functional group ही किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी को बताता है। स्टैंडर्ड 10 तक 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना था, 4 या 5। फर्स्ट था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकेंड एल्डिहाइड ग्रुप, थर्ड कीटोनिक ग्रुप और फोर्थ हैलो ग्रुप, हैलोजेंस ग्रुप। लेकिन 11th और 12th में करीब 20 से ऊपर फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। उनका प्रीफिक्स और उनका सफिक्स पहले याद रखना है। तो दो एग्जांपल से हम समझाएंगे कि कैसे फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स पे हम लोग को फोकस करना है, फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट
कैसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ हम कुछ फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट तैयार दे रहे हैं और इसका प्रीफिक्स पार्ट स्टैंडर्ड 11 और 12 में यूज होता है, सिर्फ सफिक्स पार्ट स्टैंडर्ड 10 तक यूज होता है। लेकिन हम पहले समझाएंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है। जैसे अगर इस कंपाउंड का नेमिंग किया जाए कैसे होगा हम बाद में इसको समझाएंगे। तो 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल वही अल्कोहल है जो वाइन में यूज होता है, तो स्प्रिट में यूज होता है, पेंट में यूज होता है। तो इथेनॉल, इसके लिए हम लोग लास्ट जो इसका वर्ड है ओल इसमें ऐड कर देंगे तो इसका नेमिंग हो जाएगा इथेनॉल। तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है अल्कोहल जिसका सिंबल है OH। ये OH ग्रुप जहां भी रहेगा वहां सफिक्स के रूप में ओल ऐड करेंगे। दूसरा, अगर इस कंपाउंड को देखा जाए, यहां पर हम हाइड्रोजन को नहीं भर रहे हैं, हम पहले ही बता दिए हैं कि हाइड्रोजन को कैसे भरना है, क्योंकि हाइड्रोजन भरने के बाद कंपाउंड थोड़ा बल्की लगता है तो उसको डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं होता है, इसलिए इसका मतलब ही है कि हाइड्रोजन भरा हुआ है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो वो मेंशन रहेगा, मगर सिंगल डॉट मींस हाइड्रोजन। इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें इसका सिंबल आप ऐसे लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे हम ये पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बोक्सिलिक के लिए इस तरह का बॉन्ड कैसे डेवलप किया, क्यों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये केमिकल बॉन्ड में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब तीसरा कंपाउंड हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप को हम लेकर चल रहे हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। इसका नाम हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेन में ओइक एसिड लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, फंक्शनल ग्रुप को अल्केन के लास्ट में अटैच कर रहे हैं, इसीलिए ओल, ओइक ये सफिक्स वर्ड है। यानी सफिक्स वर्ड आर दोज वर्ड्स व्हिच आर एडेड आफ्टर द पैरेंट कार्बन। अगर कार्बन 5 का है तो पेंट में सफिक्स लगाएंगे, 4 है तो ब्यूट में लगाएंगे, तो पैरेंट के बाद अगर वो ऐड होगा तो उसको हम सफिक्स वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं। अब कंपाउंड का नाम तो किसी एक ही से चलेगा, जैसे हम लोग का फैमिली, फादर इज द पावरफुल पर्सन, उनके नाम से हमारा परिवार चलता है, फादर से बड़े दादाजी। तो यहाँ पर भी यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें फादर फंक्शनल ग्रुप कौन है, दैट इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, मोस्ट पावरफुल फंक्शनल ग्रुप। तो हम लिस्ट इसका तैयार करवाएंगे। इथेनोइक इज अ पावरफुल फंक्शनल ग्रुप देन अल्कोहलिक ग्रुप। तो नंबरिंग हम लोग इसी को प्रायोरिटी लेकर चलेंगे। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। इसका नेमिंग कार्बन के नाम से पहले लेंगे और OH का प्रीफिक्स नेम है हाइड्रोक्सी। इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। तो आप इसको हाइड्रोक्सी का पोजीशन कहाँ है, तीसरा, तो पहले आप प्रीफिक्स का नाम जोड़ेंगे 3 हाइड्रोक्सी। अब आप पैरेंट कार्बन का नाम 4-5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंटेन। अब पेंटेन का E हटा के ओइक जो सफिक्स ग्रुप है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। नॉर्मली यहाँ जो कार्बन के बाद जो फंक्शनल ग्रुप है उनका पोजीशन भी बताना पड़ता है कि ये किस कार्बन पे है। चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए इसको 1 लेकर ही चला जाता है, इसलिए इसका पोजीशन बताने का जरूरत नहीं है। अगर ये लिखा हुआ है पेंटानोइक एसिड इसका मतलब है कि ओइक एसिड से ही हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सफिक्स और प्रीफिक्स का
खेल, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप पावरफुल होगा, पेरेंट के रूप में जाएगा, और बाकी फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के रूप में जाएंगे। जो पेरेंट के फॉर्म में जाएंगे वो सफिक्स होंगे, उनका नेम सरनेम के रूप में यूज होगा, और जो अदर है जिनका पावर कम है, लेस पावरफुल है, उनको हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स, और उनका नेमिंग पेरेंट के नेमिंग से पहले लेंगे। अगर दो है तो अल्फाबेटिकली हम लोग उसको काउंट करेंगे। एक एग्जांपल और यूज कर रहे हैं, सपोज ये ग्रुप, अब यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करें, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। ये पावरफुल हम लोग पहले ही बता दिए कि कार्बोक्सिलिक जहां भी रहेगा वो फर्स्ट कार्बन है। तो नंबरिंग कैसे होता है ये नोमेनक्लेचर के रूल्स में हम बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये समझना है कि कब प्रीफिक्स और कब सफिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप है। इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सी, इसको बोलेंगे मिथाइल, और इसको बोलेंगे क्लोरो। अब अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, तो पहले सी आएगा, इसका पोजीशन कहाँ है, चौथे पे, तो 4 क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा, इसका पोजीशन क्या है, 3 हाइड्रोक्सी। फिर दूसरे पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। अब इसके बाद पेरेंट का 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंटेन, और पेंटेन का ई को हटा के हम लोग को लगाना है ओइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटानोइक एसिड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रीफिक्स ग्रुप थे, तो इनको हम लोग अल्फाबेट्स के आधार पे अरेंज करेंगे और उसके बाद मीनिंग हम लोग करेंगे। तो ये डिफरेंस है कि प्रीफिक्स ग्रुप आर दोज ग्रुप व्हिच आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट कार्बन। हाइड्रोजन ग्रुप जब किसी के साथ रहेंगे तो हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज होंगे। कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं, कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा सफिक्स के रूप में यूज होते हैं, और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के फॉर्म में यूज करते हैं। इसका लिस्ट हम नेक्स्ट क्लास में या इसी वीडियो में पॉसिबल हुआ तो देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग को जो जानना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये क्या होता है? अगर आप अल्केन का एक टेबल तैयार करें, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो आप देखेंगे कि ये दो ग्रुप जो है इनमें CH2 का डिफरेंस है। मतलब मीथेन से इथेन बनाने के लिए आपको इथेन का फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, आप बस CH2 ऐड करेंगे तो इथेन ऑटोमेटिक बन जाएगा। इथेन से प्रोपेन बनाने के लिए आप यही काम करेंगे, आप CH2 ऐड कर लो, या इसका मॉलिक्यूलर मास के लिए कार्बन के लिए 12 हाइड्रोजन 4 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। तो क्या है होमोलोगस सीरीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same functional group or belongs to same group and similar structure, similar chemical reactivity, and the two successive member, successive, mind it. We cannot say the difference between CH4 and CH3H. No, just after one carbon we have to take second carbon, second after third, third after fourth. So two successive member differ by CH2 group. So you can say that group of organic compounds which have same structure, same chemical reactivity, and the two successive member differ by CH2 group or 14 AMU is known as homologous series. Many questions can be asked from this topic. homologous series से पूछा जा सकता है, जैसे CH3OH मिथेनॉल, C2H6 C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH
प्रोपेनॉल। तो अगर कहा जाए कि मिथेनॉल का नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा, मिथेनॉल का नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा? अगर आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मूला पॉइंट ऑफ से वीक हैं, तो यहां आप जस्ट CH2 ग्रुप ऐड कर दो, तो CH3 में CH2 ऐड करेंगे तो C2H5OH, ये इसका नेक्स्ट होमोलोग हो जाएगा। इथेनॉल का नेक्स्ट होमोलोग निकालना है, तो यहां भी आप CH2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा C3H7OH। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जिसमें कॉमन फंक्शनल ग्रुप हो और उसके नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको जानकारी लेना हो, तो बस आप CH2 ऐड कर दीजिए, आपको उस कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को इसमें जानना है कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग बॉन्ड को पूरी तरह से दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी एक दो एग्जांपल की मदद से मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग बनाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का कैसे जानते हैं, तो मेथड टू फाइंड मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो, उनका पहले हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे कहा क्वेश्चन है, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ पेंटेन, ब्यूटीन, प्रोपाइन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टाइन। तो हम पहले ही बताए हैं कि अल्केन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये ध्यान में रखना है। अल्कीन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n, और अल्काइन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n-2। तो मान लीजिए आपको पेंटेन का फॉर्मेशन करना है, तो ये एन है, पहले आप 5 कार्बन लेके चलिए, C5 एन है, तो एन में डबल से 2 ज्यादा, तो ये हो जाएगा 12, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ब्यूटीन डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन में कार्बन के कंपेयर में हाइड्रोजन जस्ट डबल होता है, तो अगर कार्बन 4 है, 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8। प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में डबल से 2 कम, 3 का डबल 6, उसे 2 कम 4। हेक्सेन एन है तो कार्बन 6, हाइड्रोजन एन है तो डबल से 2 ज्यादा 14। हेप्टेन इन है तो डबल से सिर्फ डबल C7H14। हेप्टाइन, हेप्टाइन कहने का मतलब आपका 7 कार्बन और डबल से 2 कम तो 12। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला जब सिंगल बॉन्ड का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट हाइड्रोजन भर सकते हैं। यहाँ कैसे भरना है पहले ही बता दिए हैं। 1 डिग्री के लिए 3 हाइड्रोजन, 2 डिग्री के लिए 2 हाइड्रोजन, 3 डिग्री के लिए 1 हाइड्रोजन, 4 डिग्री के लिए 1 भी हाइड्रोजन नहीं। लेकिन जब इन है, IUPAC नोमेनक्लेचर करने के समय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप के रूप में लेते हैं, और डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को भी उसका पोजीशन को बताना होता है। अगर क्वेश्चन में आपको पोजीशन बताया नहीं हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है ब्यूटीन, तो ये नोन है कि डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में ही होगा।
अब आप हाइड्रोजन भर दीजिए। 3 है, 1 हाइड्रोजन, 2 है। प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड मेंशन नहीं है कहां पे है, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में हाइड्रोजन भर दीजिए। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 4 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कर सकते हैं। तो अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट लिए उससे क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, हम एक एक करके वो क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाई वाज इट डिस्कार्डेड? बता दिए हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से क्या था, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वाज डिस्कार्डेड बिकॉज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स synthesized in the lab with the help of 3 scientists, Fuller, Kolbe and Barfield. Name a few source of organic compounds. Organic compounds, living things, plants, animals, you can say. Carbon shows some unique property. Name them 2 unique property. First is tetravalency and second is catenation. Explain tetravalency and catenation. Tetravalency, you know, tendency to make maximum 4 bond, and catenation is self-linking capacity of an atom of elements to form a state chain, a ring, cyclic structure. Write any 4 properties of organic compound that distinguish from inorganic compound. ये वीडियो मैंने पहले भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में दिया है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। Why are organic compound studied as a separate branch of chemistry? इसका कारण क्यों है? क्योंकि कार्बन के 2 यूनिक प्रॉपर्टी हैं और इसी 2 यूनिक प्रॉपर्टी के कारण मिलियन और बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, इसलिए इन्हें एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं। What are हाइड्रोकार्बन? कंपेयर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बता दिए हैं हाइड्रोकार्बन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। Give reason for the existence of large number of organic compounds. I have already explained. Unique property. Give at least one example of single bond compound. Methane, ethane. Double bond compound. Ethylene, propane. Triple bond compound. Acetylene, propane. उसके बाद give the name of one member of saturated hydrocarbon. Methane, ethane, propane. Anyone you can write. Unsaturated. Ethylene, propene, butene. उसके बाद define a functional group, give the structural formula of ketone, alcohol. functional group का लिस्ट हम तैयार करेंगे बाद में। उसके बाद name the alkyl and functional group of the organic compound. यहाँ थोड़ा सा ये समझना है, name the alkyl group and the functional group. Suppose ये क्वेश्चन है कि CH3OH में alkyl group क्या होगा, तो alkyl group ये है, that is methyl group, और OH क्या है, that is the functional group. उसी तरीके से अगर CH3 CH2 यहाँ पर आपका ये ग्रुप जो है इथाइल ग्रुप, ये सब अल्काइल ग्रुप, और ये आपका ओइक एसिड इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, what is the difference in the molecular formula of 2 adjacent homologous series, 14 AMU. In terms of number and kinds of atom per molecule, CH2. So ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और इसी तरीके से मैं समय समय पर बीच बीच में हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से अलग अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।